Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. जी बेटा, ये चैप्टर नंबर 18 आपको याद है, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे अपनी जो फिज़िकल क्लास थी उसमें कॉलेज के अंदर, और आज से इंशाल्लाह ये वर्चुअल क्लासेस शुरू हुई हैं ऑनलाइन, तो इसमें वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने इससे पहले कुछ टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं जी, तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान से आगे कवर करना शुरू करेंगे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान क्या चीज़ है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान बेसिकली ये एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि ना सिर्फ एक्सोक्राइन रीजन पर मुश्तमिल है बल्कि इसमें कुछ हिस्सा एंडोक्राइन भी है। दोनों तरह के रीजन इस पैंक्रियाज में मौजूद हैं। एक्सोक्राइन रीजन इसका एंजाइम सीक्रेट करता है, पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन रीजन एंजाइम सीक्रेट करता है और एंडोक्राइन रीजन हार्मोन सीक्रेट करता है। इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका एक्सोक्राइन है जो कि एंजाइम सीक्रेट करता है, और आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया गया था कि इसके एक्सोक्राइन रीजन से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, दोज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बेटा प्लीज आपस में बातें से परहेज करें, ठीक है भाई। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रोल है और डाइजेशन में ये एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में। जबकि पैंक्रियाज का एंडोक्राइन रीजन, द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, जो कि हार्मोन सिक्रीशन से कंसर्न है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, उसी एंडोक्राइन पार्ट को ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान भी कहते हैं। इससे क्या सीक्रेट होगा? इससे दरअसल हार्मोन सीक्रेट होंगे और वो हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस वक्त चूंकि हम चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से इस वक्त हम कंसर्न है विद एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। वर्ड आइलेट का क्या मतलब है? आइलेट का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड। आइलैंड, आइलेट्स किसे कहते हैं? स्मॉल आइलैंड्स को, ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स, जजीरे, छोटे छोटे जजीरे, उनको आइलेट्स कहा जाता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, लैंगरहान असल में उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको रिपोर्ट किया था। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये असल में छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। दीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द पैंक्रियाज। ये आप देख रहे हैं, ये स्टमक के नीचे ये पैंक्रियाज मौजूद है। दिस पार्ट इज द पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज जी, तो ये आप देख रहे हैं कि स्टमक के नीचे यहाँ पर ये पैंक्रियाज मौजूद है। तो पैंक्रियाज में आपको ये छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर एक्चुअली द आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, इसको यहाँ से बड़ा करके दिखाया गया है। ये आपको एक आइलेट ऑफ लैंगरहान नजर आ रहा है। इसके अंदर दो तरह के सेल्स हैं। एक आपको ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के सेल्स जो तादाद में कुछ कम नजर आ रहे हैं, इनको कहा जाता है अल्फा सेल्स, और इसके अलावा येलो कलर के सेल्स, इन्हें कहा जाता है बीटा सेल्स। और ये दोनों मिलकर ये आइलेट ऑफ लैंगरहान कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पैंक्रियाटिक आइलेट, ये इस तरह से एक जजीरे नुमा स्ट्रक्चर है। ये छोटा सा आइलेट, ये एक नहीं बल्कि इस तरह के सेवरल आइलेट्स हैं और पूरे पैंक्रियाज में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा जो पार्ट है पैंक्रियाज का वो सारा एक्सोक्राइन है, वहां से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम जैसे कि मैंने बताया है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जी बेटा, बात समझ में आ रही है मेरी? फॉलो कर रहे हैं आप? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही?
हाँ जी जी। अच्छा, अब आप आगे देखिए, ये दोनों जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के अंदर, ये डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों सेल से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बीटा सेल्स, और मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि बीटा सेल्स ये तादाद में ज्यादा होते हैं, विच आर लार्जर इन नंबर, ठीक है। तो बीटा सेल्स सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन, और जबकि दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन विच इज सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स, और अल्फा सेल्स जैसा कि आपको अभी बताया था कि ये तादाद में कम होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहान से रिलीज होने वाले इन दोनों हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले ये देखिए कि इंसुलिन क्या करता है। दरअसल ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों को हम इकट्ठा ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इसका कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन, यानी इंसुलिन कैसे सीक्रेट होगा और कब सीक्रेट होगा और ग्लूकागोन कब सीक्रेट होगा। तो आप देखिए कि इंसुलिन सीक्रेट होता है एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है। जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए तो उस वक्त ये बीटा सेल्स स्टिमुलेट होंगे और इंसुलिन को वो रिलीज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन कर रहा हो, कम हो जाए ग्लूकोज लेवल, तो ऐसी सूरत में फिर इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, इंसुलिन का लेवल इनहिबिट हो जाएगा, इसकी सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन आपको समझ में आया कि इंसुलिन कैसे सीक्रेट होता है। इसी तरह से आप देखिए ग्लूकागोन की जो सीक्रेशन है वो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन हो रहा होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो रहा होता है, उस वक्त ग्लूकागोन सीक्रेट होता है। और जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा, एक्सेस होगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, उस वक्त इंसुलिन की सीक्रेशन नहीं होगी, वो इनहिबिट हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये दोनों हार्मोन्स एक ही वक्त में सीक्रेट नहीं हो रहे, बल्कि ये अलग अलग वक्त में सीक्रेट हो रहे हैं। जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वक्त ग्लूकागोन प्रोड्यूस नहीं होगा, जब ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा तो उस वक्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से इन दोनों का कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और अगर अलग से आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो आप ये वाली बात भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, एज फार एज फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर कंसर्न, तो फंक्शंस भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। वर्ड एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट, तो इसके फंक्शंस भी एंटागोनिस्टिक होंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल्स एंड फैट सेल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल हमारे बॉडी के अंदर और फैट सेल्स ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, ये ग्लूकोज को इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो इंसुलिन क्या करेगा, ये ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप करेगा, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करेगा। कैसे? ये ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देगा। हमारे स्केलेटल मसल सेल्स और हमारे फैट सेल्स वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करना शुरू कर देंगे ड्यू टू इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, आप देखिए कि ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इनहिबिटिंग द ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल एंड द फैट सेल। यानी जो काम इसने करना है ना, उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम ग्लूकागोन ने करना है। इसने ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना है, तो इसने ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है। ये ग्लूकोज को स्केलेटल मसल सेल्स में और फैट सेल्स में अपटेक करवाता है, ये उसको इनहिबिट कर देता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए कि प्रमोट्स द ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। तो इंसुलिन उसको क्या कर रहा है भाई? प्रमोट करता है। लेकिन ग्लूकागोन देखिए इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि इंक्रीजेस द यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो उसमें ग्लूकोज इस्तेमाल में आता है, तो ये इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसका ब्रेक डाउन प्रमोट करता है ताकि ग्लूकोज कम हो सके। लेकिन ये क्या करेगा? रिड्यूस द यूज़ ऑफ ग्लूकोज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये उसके यूज़ को कम कर देगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि इंसुलिन क्या कर रहा है? प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस
ग्लूकोज टू फैट्स, यानी अगर ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होने के बावजूद बच जाए, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने के बावजूद बच जाए और स्केलेटल मसल और फैट सेल में अपटेक भी ना हो सके, तो मजीद ये क्या करेगा, ये कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज को फैट में ये प्रमोट करेगा। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू फैट इज प्रमोटेड बाय इंसुलिन। लेकिन ये फंक्शन ग्लूकागोन क्या करता है, ये रिवर्स करता है, यानी प्रमोट से कन्वर्जन ऑफ फैट्स टू ग्लूकोज। ये क्या करता है, फैट को तोड़ता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ताकि ग्लूकोज लेवल को अप किया जा सके। और फिर आखिर में आप देखिए कि इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज सिंथेसिस। ग्लूकोज सिंथेसिस कहाँ से, फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना। ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, और फैट्स, फैट से ग्लूकोज को बनाना। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन और फैट्स इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस इंसुलिन इनहिबिट करता है ताकि ग्लूकोज ना बन पाए, लेकिन ग्लूकागोन इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है सो दैट मोर ग्लूकोज इज प्रोड्यूस और लेवल ऑफ ग्लूकोज शुड बी मेंटेन। तो आपने नोट किया कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये दोनों एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हुए इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने की कोशिश कर रहा होता है ब्लड में, और ग्लूकागोन उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा भाई, तो उसके बाद देखिए कि ये इफेक्ट्स ऑफ अंडर और ओवर सिक्रेशन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसकी अगर एबनॉर्मल सिक्रेशन हो, ओवर सिक्रेशन हो, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे हार्मोन्स, या कम प्रोड्यूस हो, तो क्या इफेक्ट आता है। तो इंसुलिन की अंडर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, अंडर सिक्रेशन कॉजेज डिजीज नोन एज डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस इज कॉज्ड बाय द अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और इस डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इट इज़ मेनली करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत एबनॉर्मली बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोग इससे वाकिफ़ हैं, आमतौर पर इसको शुगर की बीमारी कहते हैं। तो इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और इसके साथ साथ उसके यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज पास होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोस्यूरिया भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो इसके अलावा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं उनमें और भी कई एक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप बुक में उन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनके ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर रेज होगा, उनके हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, उनकी किडनी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनमें ब्लाइंडनेस होने का चांस बढ़ेगा, उनकी वुंड्स की हीलिंग अफेक्ट होगी। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की करैक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर आपको बेटे याद होना चाहिए कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डायबिटीज़ इंस्पाइडस का जिक्र किया था, जो कि अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच की वजह से होती है। तो आपको यहाँ पर ये सवाल पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंस्पाइडस। ठीक है, तो डायबिटीज़ इंस्पाइडस और डायबिटीज़ मेलाइटिस, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस डिफरेंस को ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर किसी शख्स में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट हो तो ग्लूकोज लेवल एबनॉर्मली लो हो जाएगा, विच अपसेट द नर्व एंड मसल फंक्शन। उसकी वजह से फिर ना सिर्फ नर्व कंडक्शन अफेक्ट होती है, बल्कि इसके साथ साथ जो मसल फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट हो जाती है। अच्छा, जबकि ग्लूकागोन इसकी अगर एबनॉर्मल सिक्रेशन देखी जाए तो इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन अक्सर बहुत रेयर होती है, और इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन अमूमन, चलें बेटे ये ज़रा जल्दी देखें, ग्लूकागोन इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन आमतौर पर बहुत रेयर होती है, और समटाइम ट्यूमर ऑन द बीटा सेल्स पर ट्यूमर बनने से ये इंसुलिन की ये ग्लूकागोन की सिक्रेशन एबनॉर्मल हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर ये फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। ठीक है जी, तो आपने बेटे ये इस तरह से ग्लूकागोन और इंसुलिन के दरमियान आपने ये एक कंपैरिजन भी देख लिया, और इनके आपने रोल्स भी नोट कर लिए, और कंट्रोल ऑफ सिक्रेशंस का भी आपको आइडिया हो गया। तो ये था आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कल टाइम पे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम ये एड्रीनल ग्लैंड से ऑनवर्ड आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम बस ये यहाँ पे रोकते हैं। तो मैंने अभी एक और क्लास आगे कंडक्ट करनी है, तो आज का लेक्चर एग्जाम का क्या सीन है, एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम बेटे अभी ना आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, कुछ क्वेश्चंस पर मुश्तमिल एक वो लिस्ट होगी,
तो वो आपने अभी ये छुट्टियों में Yes, sir. साथ साथ ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, इनमें से क्वेश्चंस बनाए हुए, वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, उसको ना लिखना है Yes, sir. शीट्स के ऊपर। और जब आप ये जनवरी के अंदर जो एक्सपेक्टेड डेट है, मिड जनवरी में कॉलेज ओपन होगा, तो तब आप जब आएंगे तो वो प्रिपेयर करके आपने लेकर आना है, ठीक है। तो मिड जनवरी में जब आप आएंगे ना, उस वक्त आपका स्टैंड अप एग्जाम होगा। जितना कोर्स तब तक हमने कवर किया होगा ना, पिछला और ये जो अब हम पढ़ेंगे इसमें, तो इस सब से वो एग्ज़ाम होगा आपका। तो एक्सपेक्टेड तो है मिड जनवरी में कॉलेज ओपन होगा। अगर ये कोरोना इसी तरह बरकरार रहा तो हो सकता है फिर ये इसी तरह चलता रहे काम। तो बहरहाल आप दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे लिए, ये सब के लिए, ठीक है बच्चों। तो कल से फिर हम इंशाल्लाह एग्जैक्ट 10 o'clock स्टार्ट कर देंगे क्लास। Thank you, sir. ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.